एक गांव में दीपक नाम का एक आदमी रहता था। वो अनाथ था, लेकिन तब भी सबकी मदद करता था। उसी गांव में पटेल नाम का एक जमींदार भी रहता था। उसके पास अलग अलग तरह की गाड़ियों का कलेक्शन था। जब भी वो कोई नायाब गाड़ी दिखता तो उसे खरीद लेता। एक दिन जब दीपक एक जंगल से जा रहा होता है, एक मिटियोर आकाश से नीचे गिरा और जम के धमाका हुआ और उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। धमाके की आवाज को सुनकर दीपक डर गया और वहां से भागने लगा। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी, मदद मदद। दीपक ने वहां जाकर देखा, वहां उसे एक रोबोट दिखा। उसे देखकर दीपक घबरा गया। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे किसी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के पास ले जाओ। कौन चीज हो तुम? मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले मुझे वहां ले चलो। दीपक ने कुछ देर सोचा। अगर मैं इसे ऐसे ही रूप में ले गया तो हर कोई डर जाएगा। मुझे इसे छिपा कर ले जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो उस रोबोट को एक बैलगाड़ी में ट्रांसफार्मर के पास ले गया। रोबोट वहां जाकर चार्ज हो गया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए। मैं एक एलियन हूँ। हमसे ज्यादा शक्तिशाली रोबोट्स ने हम पर हमला करके हमें मार दिया। हम में से कुछ ही बच पाए। हर कोई उनसे डरकर कहीं न कहीं जाकर शरण ले रहा है। जरूर, तुम यहाँ जितने दिन चाहे रह सकते हो, लेकिन अगर तुम इस रोबोट रूप में आए तो हर कोई डर जाएगा। ओह, फिर क्या करूं? ये कहते हुए उस रोबोट ने अपने कैमरे के जरिए से चारों ओर देखा। रोबोट ने वहां थोड़ी दूर दीवार पर एक फायर ट्रक की तस्वीर देखी। स्कैन करते ही वो रोबोट एक बड़े फायर ट्रक में बदल गया। अरे, ये कैसे बन गए तुम? मैं कई चीजें कर सकता हूँ। तुम कुछ समय में सब कुछ जान जाओगे। चलो अंदर चलो, हम घर जाएंगे। दीपक उस फायर ट्रक में बैठकर अपने घर चला गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, वो बड़ा सा फायर ट्रक एक छोटे से ट्रक में बदल गया। दीपक, कई दिन हो गए, चलो आओ हम कहीं घूमने चले। ठीक है, ये कहकर वो उस ट्रक में जाने लगा। इस बीच पटेल ने उस फायर ट्रक को देखा और अपने चमचों से कहा, अरे ये कौन सा फायर ट्रक है, इतना बड़ा, कितना शानदार है। मल्लेश, जाओ पता करो कि किसका फायर ट्रक है। भाई, वो फायर ट्रक उस दीपक का है। वो फायर ट्रक अपने आप बड़ा और छोटा हो जाता है और बोल भी सकता है। हाँ, मैंने खुद देखा उसे बोलते हुए। अच्छा, ऐसा फायर ट्रक तो मेरे ही पास पवेगा। तुम इसके बारे में पहले से जानते थे, लेकिन तुम मुझे अभी बता रहे हो। तुम्हें बाद में देखूंगा। अगले दिन सुबह पटेल ने अपने आदमियों के साथ दीपक के घर जाकर कहा, अरे दीपक, मुझे तुम्हारा बड़ा फायर ट्रक चाहिए। बताओ कितने में बेचोगे मुझे? भाई, तुम्हारे पास तो पहले से बहुत सारी गाड़ियां हैं, अब ये क्यों चाहिए? ये मेरे पास ही अच्छा लगेगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे सकता हूँ। नहीं भाई, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे दोस्त की तरह है। कुछ बातें पैसों के दायरे से बाहर होती हैं भाई। इस ट्रक की भी कुछ ऐसी ही बात है। अच्छा, मैं देख लूंगा तुम्हें। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। घर जाने के बाद उसने अपने आदमियों से कहा, उसने क्या सोच रखा है हाँ, कि वो मुझे कोई चीज देने से मना कर सकता है? 2 पैसे की औकात है उसकी। मैं बताऊंगा उसे कि मैं क्या चीज हूँ। तुम लोग जाकर आज रात उसके ट्रक में आग लगा दो। उस रात पटेल के लोग उस फायर ट्रक को जलाने के लिए गए, लेकिन उस फायर ट्रक ने उनके पुट्ठों में आग लगा दी। वे डर के वहां से भागे और पटेल के घर गए। फिर उन्होंने उस आग को पानी में बुझाया और पटेल को बताया कि उनके साथ क्या हुआ। क्या उसने मेरे आदमियों को डराया? मैं उस दीपक को नहीं छोड़ूंगा। मल्लेश, हमारे सभी आदमियों को आने के लिए कहो। जाओ। अगले दिन दीपक अपने फायर ट्रक में बैठकर बाहर घूमने गया। उसी समय पटेल और उसके लोगों ने दीपक को घेर लिया। अरे दीपक, क्या सोचते हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बात करने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुरंत दीपक ने रोबोट से कहा, दोस्त, पटेल के आदमियों ने हमें सभी तरफ से घेर लिया है। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो मेरे दोस्त, बस तुम देखते जाओ। पटेल और उसके लोगों ने उस फायर ट्रक पर बड़े बड़े रॉकेट चलाए, लेकिन उस फायर ट्रक का कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे सारे हथियार खत्म हो चुके हैं।
अब मेरी बारी है। इतना कहते हुए वो फायर ट्रक बहुत बड़ा हो गया और उसके पूरे ढांचे से आग बरसने लगी। एक रॉकेट लॉन्चर उस ट्रक से निकला और सभी कारों को ब्लास्ट करने लगा। सभी डर गए और वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उस फायर ट्रक ने पटेल का पीछा करना शुरू कर दिया। दीपक, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज दीपक, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। इस तरह उसने दीपक से अपनी जान की भीख मांगी। दोस्त, उसे छोड़ दो। उसने जो कुछ किया था उसे भुगतना पड़ गया है। दीपक कह रहा है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें। अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो नहीं बचोगे। बस फिर दीपक और वो फायर ट्रक वहां से चले गए। कृष्णापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मुरली नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास 2 बैल थे जिनका नाम था रुद्र और बसवा, और एक गर्भवती गाय थी जिसका नाम था गौरी। वो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उसके बैल खेत जोतने में उसकी मदद करते थे। एक दिन वैभव नाम का एक व्यक्ति मुरली के पास आया और बोला, मुरली, क्या हालचाल है तुम्हारे? कुछ नहीं भाई, तुम बताओ। तुमने तो इतने दिनों मेरे घर आना ही बंद कर दिया है। आज कैसे याद आ गई मेरी? क्या बात है? मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। संक्रांति का पर्व पास है। हमारे गांव में इस साल भी बैल की दौड़ होने वाली है। अभी 10 दिन बाकी हैं। क्या तुम भी अपने बैलों को तैयार कर रहे हो? मेरे बैल तो इस दौड़ के लिए पूरे साल तैयार रहते हैं। मेरे बैलों को इस साल भी हर साल की तरह जीत मिलेगी और मैं ही जीतूंगा वो पुरस्कार की 20,000 रुपए की राशि। ठीक है मुरली, अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चल गया। यदि तुम्हारे बैल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो मैं अपने बैलों को नहीं लाऊंगा, वरना हर बार की तरह इस बार भी हारना ही पड़ेगा। यही पूछने आया था तुमसे। इस तरह उन्होंने कुछ देर बात की, फिर वैभव वहां से चला गया। मुरली ने अपने बैलों को देखकर कहा, तुम दोनों को इस बार भी रेस जीत कर दिखानी है। इस दौड़ को जीतने से जो पैसा मिलता है उसका मैं अपने खेत में इस्तेमाल करता हूँ। खुद भी आराम से रहता हूँ और तुम्हें भी खिलाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने बैलों को धन्यवाद दिया। अगले दिन जब मुरली सुबह उठा तो उसे अपना एक बैल बसवा मरा हुआ मिला। ये देखकर मुरली पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। हे भगवान, ये क्या हो गया? बसवा की सेहत तो एकदम सही थी, फिर अचानक मर कैसे गया? जब वो इस तरह फिक्र कर रहा था, उसके दूसरे बैल रुद्र ने कहा, मुरली, कल जब तुम सो गए थे तो एक आदमी जिसने अपना चेहरा और शरीर ढांक रखा था, उसने यहाँ आकर बसवा को मार डाला। मैंने तुम्हें कई बार आवाज भी दी थी, लेकिन तुम गहरी नींद में थे शायद। इससे मुरली नाराज हो गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने मेरे अच्छे खासे बैल को मार डाला? क्यों किया किसी ने ऐसा? इस तरह वो बहुत परेशान हो गया। दोस्त, परेशान मत हो, मैं तो जिंदा हूँ ना। मैं रुद्र मिलकर करेंगे खेती, तुम इसकी चिंता मत करो। गौरी, तुम एक गाय हो और अभी तुम गर्भवती भी हो। तुम हल कैसे उठाकर चला पाओगी? मुरली, तुमने इतने दिनों मेरा इतना ख्याल रखा है, अब तुम्हारा कर्ज चुकाने की मेरी बारी है, ना मत कहना। ये सुनकर मुरली ने कहा, ठीक है। उस दिन उसने गौरी और रुद्र की मदद से अपने खेत में सुबह से शाम तक खेती की। शाम को उसने कहा, आज के लिए इतना ही काफी है, अब हमें घर जाना चाहिए। आओ। ये कहकर वो उन्हें अपने घर ले गया। घर पर बसवा बैल की जगह खाली देखकर मुरली फिर दुखी हो गया। मैंने भविष्य के लिए कितनी चीजें सोच रखी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि इस साल भी रुद्र और बसवा ही दौड़ जीतेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। मेरा प्यारा बसवा नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। इतना कहकर वो रो पड़ा और गाय से बोला, गौरी, तुमने आज खेत में काम करके मुझ पर जो एहसान किया है, गर्भवती होने के बाद भी तुमने मेरे साथ इतनी मेहनत की। सच में तुम लोगों के रूप में ईश्वर ने मुझे अच्छे दोस्त दिए हैं। उसकी बातें सुनकर रुद्र और गौरी को भी बहुत दुख हुआ। अगले दिन जब वो उन्हें अपने खेत में ले जा रहा था, वैभव ने देखा, तुमने अपनी गाय को भी लगा लिया अपने खेत जोतने के लिए, जबकि तुम्हारी गाय गर्भवती भी है ना? मुरली अपनी बेबसी पर रो पड़ा। और मेरे पास कोई चारा नहीं है वैभव, किसी ने मेरे बैल को मार दिया है। इस तरह उसने बताया। ओहो, बड़े दुख की बात है। इस तरह उसने सहानुभूति दिखाई और वहां से चला गया। फिर मुरली उन दोनों को खेत ले गया और खेती शुरू करी। शाम में वे घर लौट आए। उस रात मुरली रुद्र और गौरी के पास एक खाट पर सो रहा था। तभी वहां नकाब पहने एक आदमी आया। अगले भाग में देखेंगे कि आगे क्या हुआ।